जी, सभी ओ, को ओके ओके। ठीक आ रहा है ना? बिल्कुल स्क्रीन पूरी आ रही है बिल्कुल ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। हंड्रेड ठीक है, परसेंट ठीक है। स्टार्ट। सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए कि गुरु जी की कृपा से हमें यह मस्कुलर सिस्टम का जो टॉपिक है, जो बॉडी का बड़ा महत्वपूर्ण सिस्टम है। सिस्टम तो बहुत सारे देखे हमने अभी तक, लेकिन ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। जो हम बोल रहे हैं चेहरे से, अभी चेहरा हिल रहा है, आंखें हिल पा रही हैं। आंखें हिलने में भी मसल्स का रोल है। एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो एक एक्सपैंड हुई, तो हमने उधर देख लिया, इधर देख लिया, ऊपर नीचे देख लिया। ये एक्सपेंशन हो गया तो हाथ इधर आ गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हाथ इधर आ गया। अभी बोल रहे हैं यहाँ पर भी मसल्स काम कर रही हैं, इसीलिए बोल पा रहे हैं। और यही मसल्स जब नर्व्स के द्वारा ठीक से काम नहीं कर पाती, तो जैसा हम देखते हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट को दिक्कत आती है, तो ऐसे ही मसल्स का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारे बॉडी में, क्योंकि बॉडी चल ही इसी से रही है। आज हम इतना हमारा बॉडी दिख रही है, अगर मसल्स ना हो तो बिल्कुल ही हमारा बॉडी जो है सूख जाएगी बिल्कुल। जैसा मरास्मस या क्रैशिकोर नाम की बीमारी में देखते हैं हम, जिसमें मसल्स बिल्कुल ही सूख जाती हैं और बिल्कुल बंदे में वीकनेस आ जाती है। तो यही मसल्स का एक बार हम देखेंगे कि इनका महत्व क्या है और इनका काम क्या है बॉडी में, और कितने तरीके के होते हैं ये। तो गुरु जी को नमन करते हुए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि जो समझ आएगा आपकी कृपा से ही समझ आ सकता है, जैसे हमें कुछ नहीं आता। तो हम पहले दो शब्द बोलेंगे गुरु जी के लिए और अपनी क्लास को शुरू करते हैं कि प्रभु तेरा इश्क गर ना होता, ये बंदगी ना होती। प्रभु तेरा इश्क ना होता तो ये बंदगी ना होती। जो तेरी कृपा ना होती मेरी जिंदगी ना होती। मतलब हमने प्रभु को इतना समर्पित कर रहा है उनके प्रति कि अगर उनकी मर्जी नहीं होती, उनका इश्क ना होता हमारे लिए, तो हम उनको जान भी नहीं पाते, हमें जिंदगी कहाँ हम डोल रहे होते, कहाँ कीचड़ में पड़े होते। अगर उनकी कृपा ना होती, आज उनकी कृपा है, दृष्टि है हमारे ऊपर, जो हम यहाँ बैठे हैं इस लाइन में हैं, तो उनकी ही कृपा है, उनका ही इश्क है। इश्क को जैसे मर्जी लीजिए आप, लेकिन हम जो इश्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और गुरु शिष्य के बीच में इश्क जो है, उनकी ही कृपा से हम यहाँ पर हैं और हमें सही लाइन मिली है एक। तो गुरु जी को इसीलिए वंदन करते हुए और अपनी क्लास को शुरू करते हुए जो है मस्कुलर सिस्टम पर। तो मस्कुलर सिस्टम हमने कई जगह देखा है, फिल्मों में भी देखा है हमने। जैसा कभी आपने देखा हो कि 2.5 किलो का हाथ, तो ये 2.5 किलो का हाथ बना कैसे? मस्कुलर सिस्टम से बना है ये। अगर ये मस्कुलर सिस्टम ही ना होता, यहाँ पे ये मसल्स ही ना होती, तो 2.5 किलो का हाथ ही नहीं हो पाता। तो गुरु जी ने क्या बताया पहले मसल्स के लिए? गुरु जी ने बताया कि हमारे शरीर में तकरीबन तकरीबन 700 के करीब मसल्स हैं। समझ सकते हैं आप, 700 के करीब मसल्स हमारी बॉडी में है सिर्फ, जो छोटे से लेकर बड़े आकार में भी हैं। सबसे बड़ा मसल जो है वो बटक्स में है, जिसे इस पर हम बैठते हैं, जिसे हम ग्लूटस मैक्सिमस कहते हैं। इस मसल्स को नाम है ग्लूटस मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी मसल मानी जाती है। और सबसे छोटा मसल कान का है, जिसे कहते हैं स्टेफिडियस मसल। मसल्स की हमारे शरीर में 60% भाग है। सारे शरीर और हड्डियों को बांधे रखने में इसका बड़ा रोल है, हमारे खड़े रहने में, बैठने में। अभी हमारी मसल्स अपनी हड्डी से जुड़ी हुई है, वो भी एक टेंडन से जुड़ी हुई है। तो हम पहले देखेंगे कि मसल्स का क्या रोल है। हमें हर कार्य करने के लिए किसी ना किसी मसल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी कार्य बिना मसल से कर लेंगे। इसलिए मसल्स का इतना रोल है। सभी मसल्स दो सिरों या छोरों से जुड़ी होती है। खाली एक जबान का मसल जो है वो एक ही सिरे से जुड़ा हुआ है, जिससे हम बोल पा रहे हैं अभी। चाहे हम आराम से क्यों ना बैठे हों, आराम कर रहे हों, सो रहे हों, खेल रहे हों, कूद रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, आवश्यक या अनावश्यक क्रियाएं जो भी करते हैं, मसल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन के अलावा ग्लूकोज चाहिए, जो कि ग्लाइकोजन के रूप में वहां स्टोर होता है, जिससे शरीर को शक्ति मिलती है और जिनके सहायता से शरीर काम करता है। क्योंकि ग्लूकोज के द्वारा ही शरीर को एनर्जी मिलती है और वो काम कर पाती है। इसीलिए शुगर के पेशेंट इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं एक टाइम पर आकर। तो ये मस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, जैसे एक पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, कि हमारे स्किन के अंदर जो मसल्स हैं, पूरे चेहरे पर मसल्स ही मसल्स हैं, ये पूरे शरीर में पैर तक मसल्स ही हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे आप, ग्रोइन एरिया में मसल्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम जे जो ग्रोइन देते हैं वो भी वजह के देते हैं। कोई हम बिना वजह के, कोई गुरु जी ने पॉइंट बनाया ही नहीं है यहाँ पे। जो कोई भी फिजिकल पॉइंट ही क्यों ना हो, गुरु जी ने एक वजह से बनाया है, कि जब मसल्स लूज हैं उसको टाइट करने के लिए वहां बनाया है, तो सब वेद में लिखा हुआ है। तो हर एक चीज का गुरु जी ने लॉजिक बताया, एक महत्व है और एक सही टाइम है देने का। तो मस्कुलर सिस्टम होता क्या है? मस्कुलर सिस्टम इज क्रूशियल फॉर बॉडी मूवमेंट, पोस्चर जिसे हम बैठे हैं अभी, सेंशियल बॉडी फंक्शंस, चलना फिरना, हंसना कूदना, खेलना बोलना, सब में काम आएगा ये।
It comprises different types of muscles and various structures that work together to facilitate movement and maintain the body's stability. Here's a complete comprehensive explanation. माने आप कई जगह देखेंगे कि कई बच्चों में जो ज्यादा सीपी या एमआर के बच्चे होते हैं जिनको कुछ दिक्कत हो, उनकी गर्दन ऐसे रहेगी पूरा टाइम क्योंकि मसल्स वीक है यहाँ पे। क्यों वीक हैं, किसी वजह से वीक होंगी, किसी डेफिशिएंसी है उनको, जो हम वो डेफिशिएंसी पूरी करते हैं तो उनकी जो गर्दन है वो ठीक हो जाती है। किसी का हाथ बिल्कुल ही वीक हो चुका है, हो सकता है उसको नर्व कंप्रेस ना हो रही हो, सही में उसको विटामिन की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि विटामिन का भी चाहे सोडियम पोटेशियम ही क्यों ना हो, उसका भी हमारे हाथ हिलाने में भी बड़ा रोल है। अगर ये, क्यों आप देखेंगे कि जब हमने खाया ना नहीं खाया होता तो हमें कमजोरी आती है बॉडी में। वो इसीलिए क्योंकि हमें खाने से एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हमारे मूवमेंट में काम आती है। तो मुख्य हमारे तीन तरीके के सिस्टम होते हैं, सिस्टम में तीन तरीके के मसल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं अलग टाइप के, मसल्स भी तीन तरीके की मानी गई है हमारी बॉडी में। एक है पहली स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल यानी कि हमारी जो ये मसल्स है, बाइसेप जिसको कहते हैं हम, ये स्केलेटल मसल है। पूरी बॉडी में लगभग स्केलेटल मसल आपको दिखेंगी। एक यहाँ से जुड़ा हुआ आप देखेंगे हाथ लगाकर, और एक यहाँ पे हड्डी जुड़ी हुई है, हड्डी पर जुड़ा हुआ है। ये हड्डी, मसल्स और हड्डी के बीच को जोड़ने वाला टेंडन होता है। तो ये मसल यहाँ पर है, अभी आपने इसको ऐसे किया ये कॉन्ट्रेक्शन हुआ, इसको ऐसे किया ये एक्सपेंशन हुआ। तो ये मसल को कहते हैं स्केलेटल मसल। पैरों में, घुटनों में, आपके पिंडलियों में, उंगलियों में भी सारे मसल्स हैं यहाँ पर, ये स्केलेटल मसल मानी जाती हैं। जो कि लंबी होती है, सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियाई होते हैं बहुत सारे, और स्ट्रिपेंड अपीयरेंस होता है, जिसे हम देखेंगे अभी इसका अपीयरेंस कैसा होता है। हर चीज का एक अपीयरेंस होता है, उसका अलग अलग एक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन क्या होता है, ये वॉलंटरी मूवमेंट है हमारी, हमें पता है कि ऐसे हिलाया, ऐसे किया, पीछे किया, हाथ आगे किया, और ये हमारे कंट्रोल में है। चलना या कुछ सामान उठाया, वो सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन कुछ होते हैं इनवॉलेंट्री। लोकेशन कहाँ होती है इसकी, ये बोन से ही जुड़ी होती हैं लेकिन टेंडन के जरिए। मसल कभी भी बोन से डायरेक्टली नहीं जुड़ेगी। मसल और बोन को जोड़ने वाला बीच में पदार्थ होता है, उसको हम कहते हैं टेंडन। इसको कभी टेंडनाइटिस होता है, यानी कि टेंडन्स में सूजन आना, वही टेंडन बोन्स और मसल्स को अटैच करके रखती है। कंट्रोल क्या होता है, कहाँ पे कंट्रोल होता है इसका, यानी कि कॉन्शियस हमारे कंट्रोल में होता है कि अभी हाथ हिलाना है, उंगलियां हिलानी है, पैर हिलाना है, सर हिलाना है, ये सब हमारे कंट्रोल में है अभी। तो ये वॉलंटरी एक्शन है सारा अभी। और ये दिखती कैसी है, ये इस तरह की दिखती है, सिलेंड्रिकल इसका व्यू होता है, जैसे कि अभी देखेंगे इसमें पिक्चर में। स्केलेटल मसल कुछ इस टाइप की होती है, बीच में रेड कलर का जो है वो मसल है, व्हाइट रंग का जो है टेंडन है। टेंडन मसल को जोड़कर रखता है, और जब भी कभी टूटता है तो इंजरी आती है यहाँ पे। तो मसल कुछ दिखता इस टाइप का है ये, यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है अंदर का, एक्सियल भी होता है, वो इस टाइप का होता है। जहाँ पर ये कहते हैं कि फिलामेंट्स होते हैं अंदर इसके, थिन एंड थिक फिलामेंट। वो फिलामेंट ऐसे आपस में रब होते हैं, बार बार रब होते हैं, रब होते हैं। उस रबिंग में एनर्जी लगती है, कैल्शियम लगता है। वो रबिंग जब होती है तो कंट्रेक्शन होती है, एक्सपेंशन होती है, ऐसे करके इस तरह ये काम करते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है अंदर का। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, चलना फिरने में। स्केलेटल मसल्स एनेबल लोकोमोशन इन मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एसेंशियल फॉर डेली एक्टिविटीज एंड सर्वाइवल। जैसे कि हमें पता है कि चलना फिरना, कुछ काम करना, जिससे हमारी दिनचर्या में मदद मिलती है। पोस्चर एंड स्टेबिलिटी, अभी जो हम सीधे बैठे हैं, टेढ़े बैठते हैं, ये सब कैसे होता है, ये इन्हीं मसल्स के द्वारा होता है, जबकि जॉइंट्स में है, कमर में है। इनके कम ज्यादा होने से, लूज या टाइट होने से आपके पोस्चर में इफेक्ट आता है, क्योंकि किसी को ऐसा देखा हुआ, ऐसा देखा होगा, एक साइड की मसल टाइट है, एक साइड की लूज है। फ्रैक्शन भी है इससे। स्केलेटल मसल प्रोटेक्ट, ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स बाय एब्जॉर्बिंग शॉक्स एंड रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंजरीज। क्योंकि जब कोई इंजरी लगेगी यहाँ पर कहीं भी लगेगी, तो ये स्केलेटल मसल्स का इम्पैक्ट अपने पर झेल लेंगी, जिससे अंदर की चीज को डैमेज ना हो, चाहे हड्डी भी क्यों ना हो। कोई चीज डायरेक्ट आके लगेगी तो पहले मसल पर लगेगी, हड्डी पर ना जाए, इसलिए मसल्स काम करती हैं पहले। फिर आती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल कैसे होते हैं, ये कार्डियक मसल स्पेशली हमारे हार्ट में ही काम करती हैं। ब्रांच्ड फाइबर्स, सिंगल न्यूक्लियस पर सेल, स्ट्रिएटेड, इंटरकनेक्टेड बाय इंटरकैलेटरी डिस्क। यानी कि जो ये कार्डियक मसल्स होती हैं, ये आपस में ज्यादा कनेक्टेड होती हैं। जो आपका बोन्स वाली मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, ये ज्यादातर फाइबर्स में होती हैं, लेकिन कार्डियक मसल आपस में कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि इसको एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होते रहना पड़ता है। फंक्शन क्या है इसका, पंपिंग ब्लड थ्रू दी हार्ट, क्योंकि बार बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड इसका लगा रहेगा ये। लोकेशन, ये हार्ट की बॉल्स पे पाई जाती है। कंट्रोल इनवॉलेंटरी है, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा संभाला जाता है। क्यों, क्योंकि इसको सोते हुए भी काम करना है, जागे हुए भी काम करना है, चाहे कोई पेशेंट बेहोश ही क्यों ना हो।
तब भी उसकी हार्ट बीट चल रही होती है। इसलिए ये इनवॉलेंटरी मानी जाती है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कभी इसको तेज करना हो या कम करना हो, तो ये ब्रेन अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा देखेगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, या आपका एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन। क्यों? क्योंकि जब फ्लाइट और फाइट सिचुएशन आएंगी, तब हार्ट बीट तेज करनी है कम करनी है, इसका ध्यान उसको रखना है, इसलिए इन्वॉलंटरी माना जाता है। इसका कुछ व्यू होता है, वो इस टाइप का होता है। इस आपस में जुड़ी हुई हैं ये। इसका कोई, ये यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, जहाँ से इसको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इसको एटीपी चाहिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एनर्जी करेंसी है, इसके द्वारा ही इसको एनर्जी मिलती है। सेल के अंदर जो एनर्जी का लेन देन जो होता है, वो एटीपी, एक मॉलिक्यूल होता है एनर्जी का। वो एनर्जी का मॉलिक्यूल जब आता है जाता है, उससे एक सेल को एनर्जी मिलती है। इसका कार्य क्या होता है? कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, को लगातार काम करना है। द हार्ट मस्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूसली एंड इफेक्टिवली टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल ब्लड टिश्यू एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब इसको लगातार, इसको लब डब करके धड़कन चलाए रखनी है, पंप करते रहे हमेशा। क्योंकि अगर से पंप नहीं किया, तो सभी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। और रिमूव वेस्ट कैसे? कि अगर ब्लड ने किडनी तक लेके ही नहीं गया वेस्ट मटेरियल, तो बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए इसका इतना महत्व है। अडेप्टेबिलिटी, कार्डियक मसल्स कैन अडेप्ट टू इंक्रीज डिमांड्स सच एज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मान लो आपने भागा दौड़ा एक्सरसाइज की एकदम से, तो हार्ट को उस टाइम पर पंपिंग तेज करनी पड़ेगी अपनी। वो पंपिंग हम तो तेज नहीं कर सकते, वो सब ब्रेन के हाथ में है। नर्वस सिस्टम देखेगा वो कब उसको तेज करना है, कब कम करना है। बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ, इंश्योरिंग एडिक्वेट ब्लड सप्लाई अंडर वेरिंग कंडीशंस। उसको कब? क्योंकि जब भागेंगे दौड़ेंगे, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसको वहां पर ज्यादा, एक भट्टी चल रही है वहां पे, अभी जैसे देखा है माइटोकॉन्ड्रिया एक भट्टी है, वहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। आग जलेगी, वहां फूकेगा सामान, तब जाके एनर्जी बनेगी। और वहां पर एनर्जी पहुंचानी है, इसलिए ज्यादा ब्लड चाहिए। ज्यादा ब्लड कैसे आएगा? जब हार्ट पंपिंग तेज करेगा, ज्यादा ब्लड जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे सेल्स को। ऐसा ये इसका इतना महत्व है। फिर तीसरा आता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं हमारी जो पेट की मसल्स होती हैं। आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूट्रस के ऊपर के मसल्स हो गए, ये सब बने हैं स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल्स क्या होता है? स्पिंडल शेप, इस तरह के शेप के, जैसे यहाँ पे स्पिंडल शेप दिखाया है, मतलब शेप के वो मसल्स के फाइबर होते हैं। पूरी मसल नहीं होती, उसके फाइबर्स इसी शेप के होते हैं। सिंगल न्यूक्लियस, नॉन स्ट्रिएटेड। फंक्शन क्या होता है? ये इनवॉलेंटरी है। एग्जांपल, पेरिस्टालसिस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? जब खाना पेट में आएगा, जैसा हमने देखा, वहां पर भी इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम है, वो अपने आप कार्य करता है, वो हमारे कहने से कार्य नहीं करेगा अभी भी। तो ये भी इनवॉलेंटरी है। उसको भी ब्रेन से सप्लाई मिलता है, एक इंपल्स मिलती है, एकदम अब करना है, अब रुकना है, क्योंकि वो खुद ही अपना ब्रेन है, तो वहां पर वो खुद ही काम करता है हमेशा। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन, जो भी ये आप देखेंगे यहाँ पे जो मसल्स हैं, उसके फाइबर हैं, इसके ऊपर नर्व्स आती हैं, वेसिकल्स होते हैं नर्व्स के। वहां पर जो वेसिकल्स होते हैं, वो ब्रेन से होते होते यहाँ आते हैं, और यहाँ पर इसको वो देंगे, हुक्म देंगे कि तुम्हें अब कॉन्ट्रैक्ट होना है, अब एक्सपैंड होना है, अब तुम्हें पेशेंस बढ़ानी है, अब कम करनी है। जब उनको ऐसे मैसेज मिलेंगे, तो वह कार्य करते हैं, इसलिए ये भी इन्वॉलंटरी है। लोकेशन क्या होती है? वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स, जैसे कि इंटेस्टाइन अंदर से होलो है, आपका स्टमक भी अंदर से होलो ही है। फिर ब्लड वेसल्स, ब्लड ब्लड वेसल्स भी क्यों स्मूथ मसल से बनी है? ब्लड वेसल्स इसलिए बनी है क्योंकि उसको भी कंस्ट्रिक्ट होना है, डायलेट होना है। और वो कंस्ट्रिक्शन डायलेशन हमारे हाथ में नहीं है, वो नर्वस सिस्टम के हाथ में है। इसीलिए हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर भी छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, जो बताते हैं कि तुम्हें अब कॉन्ट्रैक्ट होना है, अब एक्सपैंड होना है। और साथ ही हमारे जो एड्रिनल मेडुला के जो केमिकल्स हैं, एड्रिनलिन, नोर नोर एड्रिनलिन, वो उस पे कार्य करते हैं, हॉर्मोन्स कार्य करते हैं कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन के लिए। कंट्रोल क्या है? इन्वॉलंटरी है, रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आएगा तो उसको फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में आना पड़ेगा, या तो लड़ो या भाग जाओ। जब लड़ने की सिचुएशन आएगी या भागने की सिचुएशन भी आएगी, तो भी इसको एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। और भागने के लिए उसको हार्ट बीट तेज चाहिए। इसीलिए ये सब इनवॉलंटरी में आता है। इसका जो शेप होती है, वो कुछ इस तरह की होती है, स्मूथ मसल्स होते हैं, ये स्पिंडल शेप के होते हैं। और इनका कार्य इन्वॉलंटरी होता है। लेकिन इनके कार्य में भी विटामिन डी, B12, नियासिन, थियामिन के कार्य लगते हैं। इसका कार्य क्या होते हैं? मेन मुख्य कार्य जो है इसके, डाइजेस्टिव मूवमेंट,
क्योंकि इसको खाने को आगे लेके जाना है। स्मूथ मसल्स इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंश्योर द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ फूड एडिंग इन डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। इसको खाने को आगे भी लेके जाना है और एब्जॉर्प्शन भी करना है। एब्जॉर्प्शन भी इसका खुद ही होता है, इन्वॉलंटरी है वो भी हमारे कहने से नहीं होगा कि हम बोलेंगे कर तो वो करेगा। वो सब इन्वॉलंटरी है, इसीलिए वहां पर इतना नर्वस सिस्टम का इतना जोर है वहां पे। ब्लड फ्लो रेगुलेशन, smooth muscles in the blood flow regulate blood pressure and flow by contracting or relaxing, adjusting the diameter of the blood vessel as needed। ब्लड फ्लो में कैसे काम करेगा, क्योंकि वो स्मूथ मसल से बनी है, ब्लड वेसल्स भी, आपकी आर्टरी और वेन्स भी। तो उसका ब्लड प्रेशर कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, अगर वहां पे स्मूथ मसल्स हैं तो वहां पे जल्दी हो पाएगा, आराम से हो पाएगा। फंक्शनैलिटी ऑफ ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्लैडर, यूट्रस और रेस्पिरेटरी पैसेज में भी ये जो स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। वेयर दे फैसिलिटेट सेंसुअल फंक्शन लाइक यूरिनेशन, चाइल्ड बर्थ एंड ब्रीदिंग। तो ये बहुत सारे मसल्स हैं, जगह जगह काम करती हैं। लेकिन एक चीज कभी आपने देखी होगी कि कई जगह लिखा हुआ इस्कीमिक हार्ट डिजीज, यानी कि इस्कीमिया का मतलब होता है कि वहां पर ब्लड की कमी है। इस्कीमिया आजकल कई जगह होने लग गया, चाहे इंटेस्टाइन में भी कई जगह हो रहा है ये, कि जहाँ पर ब्लड की कमी हो जाती है। हार्ट में काफी दिक्कत आ रही है लोगों को इन चीजों में। जहां भी इस्कीमिया लिखा देखेगा आपको मसल्स में, तो वहां पे ब्लड फ्लो की कमी है, वहां पे हेपारिन ट्रीटमेंट, उचित हेपारिन ट्रीटमेंट है वो देने से फायदा मिलेगा। ये क्यों बताया, क्योंकि सिर्फ एक चीज से काम नहीं बनेगा, ब्लड का फ्लो भी मसल्स को चाहिए। क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरडिपेंडेंट है आपस में। एक दूसरे को मदद करेगा, दूसरा तीसरे को मदद करेगा, और तीसरा वाला पहले को मदद करेगा। सब कुछ एक कनेक्टेड फ्लो में चलता है यहाँ पे। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसल्स के काम करने से होगा, ब्लड फ्लो भी वहां पर अच्छा चाहिए। और फंक्शन क्या है पूरे मस्कुलर सिस्टम का, पहला तो ये हो गया मूवमेंट काम करेगी। उसमें काम करेंगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव बोन्स एंड प्रोड्यूस मूवमेंट। अब ये चाहे चल भी रहे हैं, अब चलने के लिए भी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन चाहिए। ये हड्डी है यहाँ पर, अगर हड्डी अकेली होती तो ये मूवमेंट होना हो पाती। वो तो अभी इसने कॉन्ट्रैक्ट किया हाथ ने, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये हड्डी पीछे को आई। कंधा मैंने घुमाया ऐसे, एक साइड कॉन्ट्रैक्ट हुई, एक साइड की एक्सपेंड हुई, इसीलिए ऐसा हो पाया। पोस्चर एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि मसल्स में स्ट्रेंथ होती है एक चीज को होल्ड करके रखने की, तो वो हमारे पूरे बॉडी पोस्चर को होल्ड करके रखती है। लेकिन जब हम अपने खुद की गलतियों से, खुद की बेवकूफियों से गलत पोस्चर बनाते हैं, तो ये जो स्टेबिलिटी है ये डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण हम या तो किसी के कंधे याद रखें ऐसे हो जाएंगे, या ऐसे, या ऊंचे नीचे हो जाएंगे, कमर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। हीट प्रोडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हीट विच हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये एक होम्योस्टेसिस का हिस्सा है। अब देखेंगे जब किसी का बुखार आते हैं, कई लोगों को कपकपी छूट रही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कई बार बॉडी का टेम्परेचर हल्का हल्का लो जाता है। तो कहीं बॉडी का टेम्परेचर लो ना चले जाए, तो मसल्स आपस में तेज तेज कपकपी करेंगे, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन बढ़ा देंगे अपना। इसके कारण जब ऐसे क्या बताया ना मैंने अभी के फाइबर्स होते हैं वो ऐसे ऐसे रब होते हैं आपस में, जब रबिंग ज्यादा बढ़ती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। वो होमोस्टेसिस का हिस्सा है। वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, टेक्निकल दिक्कत है वो कि उसको कब कभी छूट रही है, लेकिन वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। उसने अगर ऐसा नहीं किया, ठंड के टाइम में भी ऐसा नहीं किया, ठंड लगी किसी को तो कब कभी छूटेगी। क्यों? क्योंकि वो मसल्स खुद को शेक कर रही हैं, बार बार खुद को घिस रही हैं। घिसने से देखेंगे आप, हाथ को भी घिसेंगे तो भी गर्मी आती है। इसी तरह मसल्स घिसेंगी तो गर्मी आएंगी। इसीलिए ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमें पता होना चाहिए। पेशेंट को मदद होनी चाहिए वो अलग बात है, लेकिन हमारी नॉलेज में ये बात आनी चाहिए कि ये एक होम्योस्टेसिस का हिस्सा है, कि बॉडी के टेम्परेचर को नीचे नहीं गिरने देना, उसको मेंटेन करके रखना है। इसलिए वो कब कभी छूटती है हमें सर्दी के टाइम ज्यादातर। सर्कुलेशन, कार्डियक मसल पंप्स ब्लड while smooth muscles in the blood vessel can now control blood flow। कार्डियक मसल्स ने पंप किया, लेकिन स्मूथ मसल्स ने ब्लड के फ्लो को कंट्रोल किया, डायलेट होके या कंस्ट्रिक्ट होके। अगर वो डायलेट होएगी तो ब्लड का फ्लो थोड़ा सा धीमा धीमा हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर। अगर वो कंस्ट्रिक्ट होएंगी तो उसका जो ब्लड का फ्लो है वो तेज जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। डाइजेशन, smooth muscles in the digestive tract move food along the system through peristalsis। जैसा कि अभी देखा कि स्मूथ मसल्स जो है हमारी, वो कार्य करती हैं हमारे डाइजेशन में। डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारा पूरा, वो स्मूथ मसल्स के कार्य करता है। फिर आगे आता है कि मस्कुलर सिस्टम के ठीक से कार्य करने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, विटामिन और मिनरल्स का भी योगदान है, जिसके अभाव में मसल्स के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में बाधा उत्पन्न होती है। अब आपने तो हाथ हटा दिया यहाँ से, लेकिन हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर बहुत कुछ हो रहा है। अंदर इस समय एसिटाइलकोलाइन रिलीज भी हो रहा है, आपका कैल्शियम भी वहां पे काम कर रहा है। कैल्शियम तो बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पे, कैल्शियम नहीं होगा अगर डिफिशियंसी बहुत होगी, इससे एक तो क्रैम्प्स बहुत आएंगे, झटके मारेंगे पूरे मसल्स में।
और दूसरा ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी यहाँ पर। तो पहला हुआ न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन एसीएच ट्रिगर्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये इम्पल्सेस पर काम होता है सारा। 15 मेडुला जो हमारा इम्पल्सेस के लिए भी काम करता है, क्योंकि सिग्नल चाहिए यहाँ से भी इसको हल्का फुल्का, क्योंकि जब यहाँ पे मोड़ना है इसको तो अंदर न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा है। नोरेपिनेफ्रिन रेगुलेट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर विटामिन आते हैं यहाँ पर, विटामिन डी। विटामिन डी जब होगा तो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कैल्शियम का। तो पहले विटामिन डी चाहिए, विटामिन बी 12 चाहिए नर्व फंक्शन के लिए और आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, जो इलेक्ट्रिक में बोलते हैं। विटामिन ई एक्ट्स एन एंटी ऑक्सीडेंट टू प्रोटेक्ट मसल सेल्स। फिर आते हैं मिनरल्स। कैल्शियम एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैग्नीशियम हेल्प्स इन रिलैक्सेशन। पोटेशियम जो है हमारा मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट फॉर मसल फंक्शन। सोडियम वर्क्स विद पोटेशियम फॉर नर्व इम्पल्सेस एंड मसल कंट्रैक्शन। तो इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम का ज्यादा रोल है। पोटेशियम सोडियम सेल के अंदर भी एक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, एक आयनिक ग्रेडियंट होता है जो वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बैलेंस करता है। सोडियम के बढ़ने से पानी बढ़ जाएगा, पोटेशियम के बढ़ने से पानी कम हो जाएगा। सोडियम पानी को पकड़ के रखता है, NaCl जो है वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसको ग्रैब कर लेता है अपने पास। पोटेशियम के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पानी को ग्रैब कर सके, इसीलिए सोडियम बढ़ने से शरीर में सूजन आती है, वो कम होता है 6 लेफ्ट राइट ओवरी से। और जब पोटेशियम बढ़ता है तो या तो 2 पेनिट्रस जाएगा या फिर जाएगा 2 ADR, या आपका थायराइड थायराइड पी जाएगा। तो ये सब चीजें काम करती हैं हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो कमजोरी आएगी पेशेंट को। जैसा हम देखते हैं कोई जो मसल डिसऑर्डर होते हैं, मसल डिस्ट्रॉफी हो गई, वहां पर डिस्ट्रोफिन केमिकल चाहिए, हार्मोन चाहिए, हमें एंजाइम चाहिए, उसमें कार्य करता है। कॉमन मस्कुलर डिसऑर्डर, सम डिसऑर्डर एंड कंडीशन दैट अफेक्ट द मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिजीज कॉज मसल वीकनेस एंड डीजनरेशन। क्योंकि वहां पे डिस्ट्रोफिन नाम के केमिकल का अभाव हो जाता है, तो वहां के लिए अबू ने एक अलग ट्रीटमेंट बनाया है। मस्थेनिया ग्रेविस, एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू मसल वीकनेस। यहाँ पे क्या होगा, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे एसिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर्स पर अटैक कर देगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहां पर, एक न्यूरॉन जब मसल से आके पास में आके मिलता है उसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। और हल्की सी जगह रहती है जहाँ से सिनेप्स से एसिटाइल कोलिन रिलीज होकर मसल में जाएगा, मसल को इंपल्स जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा कि तुम्हें अब कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए मस्थेनिया ग्रेविस में बल्कि लोगों की गिर जाती हैं। लेकिन जब हम 15 मेडुला देते हैं, तो एक 15 मेडुला देंगे हम रिसेप्टर के लिए, रिसेप्टर जागृत होगा, रिसेप्टर में एक स्टेज वापस भरने के लिए फिर से 15 मेडुला देंगे, *2 देंगे, तो ये आंख वापस से खुलने लग जाती है। इसीलिए 15 मेडुला का इतना ज्यादा महत्व है हर चीज में, हर जगह इतना महत्व है, चाहे मसल की बात हो, पेट की बात हो, जहाँ की बात हो, क्योंकि वो न्यूरो ट्रांसमीटर है, उसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। उसके किए बिना कुछ काम चलेगा नहीं, इतना आप जान लो, चाहे कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर हो। इसलिए पार्किंसन के लोगों को डोपामिन का इतना महत्व है, क्योंकि डोपामिन इनहिबिटरी है, वो रोक देता है उसको, इतना इतना जो हाइपर एक्टिविटी होती है हाथों में। टेंडनाइटिस, जैसा कि शुरू में बताया कि मसल्स को और हड्डियों को जो जोड़ने वाला एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है, उसको कहते हैं टेंडन। इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स ओपन ड्यू टू ओवर यूज और इंजरी। कई बार हम क्या करते हैं, अपने शरीर का हद से ज्यादा प्रयोग करते हैं। कोई काम जब हमसे क्षमता से ज्यादा है, जब हम उसको बार बार करते हैं, हम अपने शरीर को थका देते हैं, तो इतना थकते हैं कि इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इसको कहते हैं टेंडनाइटिस। या फिर कोई चोट लग जाए, वहां पर खिंचाव आ गया, स्ट्रेन स्ट्रेन आ गया, उसको उस टाइम पर इन्फ्लेमेशन आती है। लेकिन ध्यान रहना चाहिए, जो भी दिक्कत आ रही है किसी को, उसके बाद वो बॉडी खुद को हील करने के लिए करती है। पेशेंट को नहीं पता इन चीजों का, लेकिन हमें पता चाहिए कि ये हीलिंग का काम चल रहा है और हमें हीलिंग में मदद करनी है। सिर्फ ये नहीं करना कि इसको हम कम कर रहे हैं, नहीं, इसको हम हील कर रहे हैं, इंजरी ट्रीटमेंट देकर हम हीलिंग करते हैं। फिब्रोमाइल्जिया कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड मसल पेन इन टेंडरनेस। फिब्रोमाइल्जिया में हमने जो देखा है वो लोगों के आमतौर पर क्या होगा, इसको मेडिकल साइंस क्या मानती है कि उस समय जो फाइबर्स होते हैं वहाँ पे गांठें पड़ जाती है, कुछ गांठ होती है फाइबर्स के, उसमें सिर्फ एक्सपेंशन प्रोट्रैक्शन नहीं हो पाता, इस कारण वहाँ पे दर्द आता है। इसमें मैग्नीशियम या अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट भी देंगे उससे भी फायदा होता है। मान 3 बार सात लीवर या एन भी देंगे, उससे पेशेंट को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम विटामिन कौन से काम करते हैं इसमें। विटामिन हमने सुन तो बहुत ली है, लेकिन काम क्या करता है वो। विटामिन डी, इसका रोल क्या है, फैसिलिटेट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। विटामिन डी हमने देखा है 125 DCC में कि वो इंटेस्टाइन पर कार्य करेगा कि वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाए। किडनी को बोलेगा कि तुम
कैल्शियम को बाहर जाने से रोको। कैल्शियम कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। एडिक्वेट विटामिन डी इंश्योर सफिशिएंट कैल्शियम अवेलेबिलिटी फॉर मसल फंक्शन। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम बॉडी में नहीं रुकेगा, वो बाहर निकल जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगी। विटामिन बी 12 सपोर्ट्स नर्व फंक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, नर्व सेल्स। इससे क्या होगा? एक तो नर्व फंक्शन बढ़ेगा। क्यों होता है ऐसा? आप देखोगे जिनको लंबे समय से डायबिटीज होती है, लंबे समय से इनको विटामिन बी 12 का अभाव होता है, इनको सुनपन आना शुरू हो जाएगा बॉडी में, कि हाथ पैर सुना हो गया, जबकि नर्व नहीं भी दब रही होगी तब भी हाथ पैर सुना हो जाएगा। Importance nerve cells, including those at neuromuscular junction, require vitamin D, vitamin B12 for proper functioning, signaling. Red blood cell deliver oxygen to muscle during contraction. आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? लंग से ऑक्सीजन उठाएगा और सबको बांटता हुआ जाएगा। इसीलिए बी 12 का महत्व है, यहाँ भी महत्व है, और हर जगह महत्व है ही बी 12 का। तो दूसरा क्या आता है? कैल्शियम रोल इनिशिएट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी प्रोटीन्स विद इन मसल सेल्स। तो इस कैल्शियम का काम क्या होता है? जब भी हम देखेंगे कि एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स होते हैं, इनके जब आपस में वो रगड़ खाते हैं ऐसे ऐसे, तो वहां पर कैल्शियम होता है। कैल्शियम जब होगा तो उसको एनर्जी मिलेगी वहां से। इसीलिए कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। इंपॉर्टेंस कैल्शियम इन्फ्लक्स ट्रिगर्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू मसल कॉन्ट्रैक्शन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रोल क्या है इसका? वर्क्स अलोंगसाइड कैल्शियम टू रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इंपॉर्टेंस मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कैन इम्पेयर मसल फंक्शन लीडिंग टू क्रैम्प्स एंड वीकनेस। इसीलिए 120 से पहले गुरु जी ने 3 गोल साथ लीवर ऐड करवाया मैग्नीशियम के लिए, क्योंकि जब मैग्नीशियम ठीक होगा तभी कैल्शियम के साथ बाइंडिंग होगी, तभी वो ठीक से काम करेगा। अब देखिए कि गुरु जी ने क्या सोचकर वो बनाया कि एक ही ट्रीटमेंट से इतने सारे काम होते जाते हैं कि हमें पता नहीं चल पाता है कि ये इतना सारा काम हो रहा है, कि मैग्नीशियम अगर कम होगा तो भी दिक्कत आ जाएगी हमारे को, या पेशेंट को, जिसको भी आए आएगी। लेकिन सोडियम का क्या काम है? सोडियम बहुत महत्वपूर्ण है। सोडियम तरह से स्विच हम ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। इट हेल्प्स क्रिएट इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट नर्व्स यूज टू कम्युनिकेट विद each other and with muscles. Importance, it's crucial for muscle contraction and nerve function. When sodium moves into a cell, it triggers the cell to do its job, like contracting a muscle or sending a signal. सोडियम क्या करेगा? जब वो सोडियम किसी सेल के अंदर प्रवेश करता है तो एक गेटवे होता है, गेटवे के थ्रू वो प्रवेश करता है अंदर। जो वो प्रवेश करेगा तो वहां पर जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। उसका पोटेशियम आता है। पोटेशियम और सोडियम का जो लेवल है वो बैलेंस होना चाहिए हमेशा। और वो पोटेशियम कम या सोडियम ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत आ जाएगी, और पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत आएगी। अभी देखेंगे कैसे आएगी वो। पोटेशियम हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। Importance, it's essential for muscle function and nerve signals. Potassium helps muscle relax after contracting, and it is involved in transmitting signal between nerves and muscles. चाहे सिग्नल ट्रांसमिशन करना हो, इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन करना हो, फ्लूइड बैलेंस बनाकर रखना हो, सूजन आ जाती है लोगों के शरीर में, उसका एक कारण ये भी है कि सोडियम और पोटेशियम का जो वो ग्रेडियंट है फिक्स नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, वो ऊपर नीचे चलता रहता है, इसलिए वो सूजन आ रही है जा रही है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक कारण ये भी है। कुछ हाई बीपी के पेशेंट को शरीर में सोडियम अधिक होने के कारण उन्हें ऐसी दवाई दी जाती है जिससे सोडियम कम हो जाए, और इसमें पोटेशियम कार्य करता है। इसको कहते हैं कंपटीशन बिटवीन सोडियम एंड प्रोजेस्ट्रॉन, जो हमारा 6 कैटेगरी पर बेस्ड है। गुरुजी ने जब ये पढ़ा था गाइडन में कि जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो सोडियम को हटाकर उसको बाहर निकाल देता है और पोटेशियम बढ़ता है उसमें। ऐसा सोचा गया है, इसमें वेद में लिखा हुआ है सब कुछ ये। लेकिन जब लंबे समय दवाई का सेवन किया जाता है तो शरीर में पोटेशियम बढ़ जाता है, और इससे हाइपर कैलमिया कहते हैं। यानी कि पोटेशियम का बढ़ना होता है हाइपर कैलमिया। अगर यहीं सोडियम बढ़ता तो कहते हैं हाइपो हाइपर नाइट्रीमिया। तो यहाँ पर है हाइपर कैलमिया, जिसके कारण हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाएगा, और इसके कारण ही पंपिंग में इरेगुलरिटी आ जाती है। और इस इरेगुलरिटी के कारण लोगों को हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, और लोगों को हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ते हैं, हार्ट फेलियर के, कार्डियक फेलियर के रिस्क बढ़ते हैं। इसीलिए हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। जो भी दवाई खाता है पेशेंट, उसको एक बार देख लेना चाहिए कि ये है क्या, कहीं पोटेशियम की दवाई तो नहीं खा रहा, इसके समय पोटेशियम बढ़ रहा हो, सोडियम कम होता जा रहा हो। कि पोटेशियम जब बढ़ेगा तो इरेगुलरिटी पैदा करेगा मसल के कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में। इसीलिए पैरालिसिस के पेशेंट में मल्टीविटामिन फॉर्मूला जब हम देते हैं तो बहुत फायदा मिलता है।
जिन पेशेंट को मसल्स में वीकनेस रहती है, गुरु जी ऐसे फॉर्मूले बना के गए हमारे लिए कि वो फॉर्मूला देने मात्र से ही पेशेंट ठीक हो जाता है, जिससे पेशेंट को तुरंत लाभ मिलेगा। एक बात तो हो गई है हार्ट की, कि सोडियम और पोटेशियम का ग्रेडियंट बना रहना चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। लेकिन जब पूरी बॉडी में वीकनेस है, कोई भी दिक्कत हुई है, कारण वीकनेस आई है, तो गुरु जी ने वही फॉर्मूले बनाए हैं जो हमारी बॉडी पर लागू होते हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला कभी नहीं है जो उन्होंने बिना उसके मतलब के बनाया हो। सभी चीज का लॉजिक बनाया गुरु जी ने। चाहे 2 पारा हो, चाहे 1 फीट हो, 4 पारा हो, वहां पे विटामिन B12 भी जोड़ा हुआ है, फिर 2 ADR, एडीआर जोड़ा हुआ है अल्ट्रास्ट्रॉन के लिए। हर चीज गुरु जी ने जोड़ रखी है पहले से, क्योंकि सब चीज काम करते हैं, सोडियम भी काम किया है यहाँ पर। फिर आता है अधिकतर जो मसल पेन का कारण होता है आज के समय में, प्रेजेंट में, जो है ओवर यूज है। अपने क्षमता से ज्यादा ज्यादा काम कर लिया, हाथ पैर घिस गए, मसल घिस गई, स्ट्रेन आ गया, फिर पैर मुड़ गया, स्ट्रेन आ गया, इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, बैड पोस्चर हो गया, जैसे अभी ऐसे बैठे हैं हम ऐसे करके, कमर मोड़ के। लेकिन कमर सीधे रख के बैठेंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथ है बनी रहेगी। ओवर न्यूट्रिशन डाइट, खाना खा लिया रात को 1 बजे खा लिया, सुबह 3 बजे भी लोग खाते हैं मंगा मंगा के, और खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, यही में उनका टाइम निकल जाता है। पेट खराब होता है, विटामिन का जो डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है, हाथ पैर उनके देखेंगे, हाथ की कांटे बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं, जीभ काली हो जाती है। और ये दर्शाता है कि ये इंडिकेशन है कि इसकी बॉडी में दिक्कत है, विटामिन कम है। इसके लिए पहले तो पेशेंट का पोस्चर ठीक करना जरूरी है। हम ट्रीटमेंट जितना मर्जी दे लेंगे, अगर वो ऐसा बैठता है, ये आदत उसकी यही है, तो वो कैसे ठीक होगा? इसके कारण उसका दर्द ठीक नहीं होगा, वो हमें आके इल्जाम लगाता है हमारे ऊपर कि तुम्हारे ट्रीटमेंट से मैं ठीक नहीं हो रहा, और अपने ऊपर इल्जाम ले भी लेते हैं, हम इतने भोले हैं। क्योंकि हमारा गैस ओनली पॉइंट भी श्वास मेजर मसल पर कार्य करता है। जो हमारा गैस ओनली पॉइंट है, कई बार देखा हमने कि यहाँ से मसल आती है, श्वास मेजर उस पर काम करता है वो, इसलिए इसका एरिया लंबा है काफी, गैस ओनली का जो पॉइंट है। साथ ही पोस्चर खराब होने से कमर की मसल लूज हो जाती है, जिससे कमर में दर्द आ जाएगा। ये देखिए एक मसल है, इसको कहते हैं ट्रेपीजियस मसल, जो हमने लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं अभी, ये रेड रंग में दिखा रहा है। ये जो शेप है ट्रेपीजियम की शेप होती है, शेप होता है मैथमेटिक्स में। इसको कहते हैं ट्रेपीजियस मसल, यानी कि 11 मेडुला। क्योंकि हम लोग ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके टीवी देखेंगे, ऐसे करके बैठेंगे, तो सारी मसल लूज होती है हमारी ये। इसीलिए हम 4 मेडुला क्लॉकवाइज देते हैं, जो गुरुजी ने कहा था सर्वाइकल पे कार्य करता है। और 11 मेडुला भी आजकल लोगों पर कार्य कर रहा है, जिसको कोई दर्द आ गया बाई चांस हाथ में ऐसे लेटे लेटे, तो 11 लेफ्ट मेडुला ज्यादा कार्य करता है। राइट साइड की पिक्चर में हम देखेंगे, ये ग्रीन कलर में, ये श्वास मेजर मसल है, गैस ओनली वाली मसल है। इसलिए इसका हिस्सा इतना बड़ा है, क्योंकि ये लंबा एरिया कवर करती है। इसलिए पैन के नीचे और गैस आई से ऊपर का हिस्सा सारा का सारा गैस ओनली का ही है। और इसका जब देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे आप, तो ये मसल यहाँ से लूज हो चुकी है अब। हम क्योंकि पोस्चर हमारा ऐसे है, ऐसे बैठे रहे, यहाँ पर हम की जो आम भाषा में कहते हैं कि कुबड़ निकल जाना है ऐसे, कि यहाँ पर ये ऊपर से तो बिल्कुल हम्प हो गया है एक, अंदर से एक बिल्कुल डिप्रेशन आ गया है। आगे की मसल जो है श्वास में जब ये ऐसे खिंच चुकी है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होता है इससे। इसी कारण लोगों को पेट की दिक्कत आ जाती है। इसलिए पोस्चर ठीक होना जरूरी है हमारा। इससे हमारी एब्डोमेन की मसलें वीक हो चुकी हैं, हमारी जो यहाँ की मसल्स है वो टाइट हो गई हैं, एक साइड की मसल फिर से लूज हो गई हैं। इसीलिए बैक पेन है, क्योंकि पकड़ नहीं है वहां पे। बैक पेन का कारण ही मसल्स की पकड़ कमजोर होना है, या तो जो इंजरी होना बात अलग है, लेकिन उसकी पकड़ डिस्क पर नहीं है, उसके वर्टिब्रा पर पकड़ नहीं है पूरी। उस पकड़ के ना होने के कारण हल्का झटका लगेगा, तो धड़ाम करके वो डिस्क ऐसे फैल जाएगी, डिस्क बल्ज हो जाएगा, हर्निएट हो जाएगी और दर्द आ जाएगा। तो पहले पोस्चर ठीक करना जरूरी है। हमेशा हम अपनी गलती ना मानकर पहले एक बार ये भी देखें कि पेशेंट क्या कर रहा है अभी, क्योंकि पेशेंट कभी आके ये नहीं बताएगा कि मैं तो ऐसे ही बैठता हूँ अभी। वो हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कहीं ये कोई हमारे साथ बदमाशी तो नहीं कर रहा, कि खुद ये दिक्कत कर रहा है, हमारे पे नाम लगा रहा है आके। तो एक विचार रखना चाहिए मन में, इसको नेगेटिव ना लेकर एक पॉजिटिव वे में समझना चाहिए। डायग्नोसिस में काम आती चीज है ये, कि हर बार हम ही गलत नहीं होंगे, यार पेशेंट भी गलतियां करता है घर पे, हमारे सामने करके कहीं ना कहीं तो कर रहा है वो, जिसके कारण उसको दिक्कत आ रही है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कई बार हम ऐसे बैठते हैं, ये ऐसे बैठे रहेंगे। ऐसे ऐसे बैठने से एक साइड की मसल टाइट हो गई, एक साइड की मसल वीक हो गई। तो देखेंगे टाइट राइट मसल और वीक राइट हैमस्ट्रिंग, यानी कि एक साइड का ढीला हो गया, एक साइड टाइट हो गया, तो वो दिक्कत आ गई। और ये दिक्कत आने से ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है, सारा यहाँ का एरिया पूरा वीक होता है। इसीलिए WD का इतना महत्व आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम क्यों पेशेंट को कहते हैं WD WD WD, क्योंकि ये हिस्सा ही सारा यहाँ का WD का आ जाता है। पूरा हिस्सा WD का है, इसलिए WD का महत्व बढ़ता जा रहा है आज के टाइम में। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, अगर इंजरी के बाद हुआ है, तो लाजमी है कि इंजरी ट्रीटमेंट देना, लेकिन थाइमस वाला देना या राउंडेरो वाला देना,
थाइमस वाला देंगे तो किसी ऑटोम्यून वाले को दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आजकल राउंड एरो वाले से बढ़िया काम चल रहा है। मतलब काम चल रहा है, मतलब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अगर ओवर यूज हुआ है तो पहले तो रेस्ट करना चाहिए। एक लाजमी सी बात है कि रेस्ट करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। फिर दूसरा ये है कि अगर इंजरी राउंड एरो वाला के साथ मल्टीविटामिन देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आज के टाइम से। इंजरी राउंड एरो वाला अजनॉर्मल के साथ फिर गैप देकर मल्टीविटामिन, उससे और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। स्ट्रेन स्ट्रेन आना यानी कि पैर ऐसे मुड़ गया, मोच आ गई कोई, तो उसमें बात अलग है, क्योंकि वहां पर हमारा टू फिंगर कोर लीवर से काम बन जाता है आमतौर पर। अगर ज्यादा दिक्कत है तो हम इंजरी देंगे फुल, यानी कि एक गोल चावल लीवर वाला। डेफिशिएंसी है कोई पेट में, बॉडी में, तो पहले पेट ठीक करना पड़ेगा एन एन न्यूट्रल देके। क्रैम्स आ रहे हैं तो एक इंडिकेशन है कि कैल्शियम कम हो सकता है, लेकिन सोडियम कम होने से भी क्रैम्स आते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ भी रही है, लोगों को पसीना बहुत आ रहा है। उससे लोगों को शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ रही है, जो हमारा 2 ADR से ठीक होता है। लेकिन उसको डायग्नोस करना जरूरी है कि इसको पसीना आने से दिक्कत हुई है, कैसे दिक्कत हुई है। क्योंकि इतना पसीना आ रहा है बंदे को, जब कुछ लोगों को दिक्कत होती है सही में, कि उनका शरीर ही ऐसा होता है जो अडेप्ट नहीं कर पाता गर्मी को। ये गर्मी ज्यादा होगी कि उनको पसीना पसीना हो जाएंगे, बुरी तरह पसीने से भीग जाएंगे। और कुछ टाइम बाद उनको बॉडी में मसल एक हो जाता है, यानी कि सच में दर्द होता है, सुनपन या कमजोरी लगना। ये है B12 का एक, मतलब एक जो कॉमन कारण देखते हैं, कॉमन लक्षण है जो B12 कम होने का। तो ये सब लक्षण है और उनका ट्रीटमेंट है, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी तो जैसा अभी हमने देखा कि मस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है, बहुत ही बड़ा रोल है इसका। जैसे बाकी सिस्टम महत्वपूर्ण है, वैसे ही सिर्फ मसल्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में कई न्यूरोट्रांसमीटर, विटामिन, मिनरल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हमारे ट्रीटमेंट में इतना सारा ट्रीटमेंट होता है, जो हमारा B12 देते हैं, फोलिक एसिड देते हैं, पेट ठीक करते हैं। फिर मेडुला का उपचार भी देते हैं, चाहे यहाँ की दिक्कत हो तो यहाँ का 9-5 दे दिया, यहाँ की दिक्कत हो तो 7-5 और 7 मेडुला दे दिया, आपकी दिक्कत हो अलग मेडुला दिया, 5-15-5 दे दिया। अब यहाँ के मसले के लिए तो मेडुला काम करता ही करता है। किसी एक की ही कमी से बड़ी बड़ी दिक्कत आ जाती है। गुरु जी ने जैसा बोला बार बार, सिद्धांत है न्यूरोथेरेपी का, कि या तो कोई विटामिन मिनरल कोई बन नहीं रहा, कोई केमिकल बन नहीं रहा, अगर बन भी गया तो ठीक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा, कोई बीच में क्लॉट है, वहां पर ब्लॉकेज है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वही सिद्धांत जहां भी आप देखेंगे वहीं पर लागू होंगे ही होंगे। गुरु जी ने जो सिद्धांत बनाए हैं वो हर एक बीमारी में, कोई कंडीशन हो, कोई भी हम पढ़ाई लेकर पढ़ेंगे, वहां पे वही दिखेंगे हमारे को, क्योंकि वो है दिक्कत ऐसी। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर हम कहते हैं ये सिर्फ एक बेसिक क्लास है, ये बेसिक से बेसिक क्लास है। ये इसके आगे भी हम और क्लासेस करेंगे, लेकिन आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा और आप इसको पढ़ेंगे आगे भी। इसीलिए टू बी कंटिन्यूड। और आखिर में गुरु जी के लिए दो शब्द बोलते हुए, आप सबके लिए दो शब्द बोलते हुए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुल एक गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुल एक गुलजार होता है। बरगद का बीज, पीपल का बीज बड़ा छोटा होता है, लेकिन जब वो पूरा समर्पित करता है, खाक हो जाता है बिल्कुल, अपने को समर्पित करता है वह मिट्टी में, कि जो करना है करो मेरे साथ, और जब वो इतना समर्पित होकर खुद को झोंक देता है बिल्कुल, तो वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, कि वो और लोगों को छांव देने लगता है। तो इसीलिए समर्पण होना जरूरी है अपने गुरु के प्रति। इसीलिए जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। परमात्मा का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद, सभी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। वंदे मातरम।